देखिए, आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो पहली बार सुनने में किसी डार्क मूवी की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। उड़ीसा के क्योंझर जिले से आई एक ऐसी खबर जिसने लिटरली सबको चौंका दिया। पर आज हम इस हेडलाइन के पीछे की सच्चाई को समझेंगे, क्योंकि इस चौंकाने वाली घटना के डीप डाउन भारत की एक बहुत बड़ी रियलिटी छिपी है। एक ऐसी खाई जहां हमारी बैंकिंग, ब्यूरोक्रेसी और आदिवासी समुदाय के डेली स्ट्रगल आपस में बुरी तरह टकराते हैं। चलिए इस पूरे मामले को ठीक से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि एक 50 साल का आदमी जीतू मुंडा अपनी दिवंगत बहन के कंकाल को अपने कंधों पर उठाकर 3 किलोमीटर दूर बैंक तक पहुंच गया। मतलब सोचकर ही हैरानी होती है, राइट? पर हमें इसे सिर्फ एक सेंसेशनल न्यूज़ की तरह नहीं देखना है। हमें उस डेस्परेशन, उस मजबूरी को समझना होगा जो एक आम गरीब आदमी को ऐसी हालत तक ले आई। अब आप ये अमाउंट देखिए, 19,300 रुपए। अब शहरों में शायद ये रकम कुछ खास ना लगे, शायद एक स्मार्टफोन की कीमत होती है आजकल, है ना? लेकिन जीतू और उसके परिवार के लिए ये सिर्फ कुछ नंबर्स नहीं थे, ये लिटरली उनके सर्वाइवल का आधार था। उसकी बहन कैलारा ने पशु बेच बेचकर ये पैसे जोड़े थे। उनके गुजर जाने के बाद इस बिखरती हुई फैमिली के लिए बस यही एक आखिरी सहारा बचा था। और यहीं से असली क्लैश शुरू होता है। इस टकराव को ऐसे समझिए जैसे दो बिल्कुल अलग दुनिया आपस में भिड़ रही हों। एक तरफ है ट्राइबल रियलिटी, जहां अशिक्षा है, पैसों की डेस्परेटली जरूरत है और मौत को साबित करने के लिए उनकी सीधी समझ कहती है कि मृतक का शरीर ही सबसे बड़ा प्रमाण है। और दूसरी तरफ है हमारी बैंकिंग रियलिटी, जो चलती है स्ट्रिक्ट रूल्स, पेपर वर्क और इन प्रोटोकॉल्स पर कि थर्ड पार्टी बिना परमिशन पैसे नहीं निकाल सकती। दोनों अपनी अपनी जगह ठीक हैं, पर इनके बीच का गैप कितना बड़ा है वो यहाँ बिल्कुल साफ दिखता है। लीगल हेयर यानी कानूनी उत्तराधिकारी, ये बैंकिंग सिस्टम का एक बेसिक सा टर्म है, पर जीतू के लिए ये एक ऐसी पहाड़ जैसी दीवार बन गई जिसे वो फलांग नहीं सका। बैंक को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से ये सर्टिफिकेट चाहिए था। अब यहाँ एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट था। इस अकाउंट का जो ओरिजिनल नॉमिनी था, यानी उनके बड़े भाई, उनका भी पहले ही निधन हो चुका था। ऐसे में जीतू के पास न तो सही जानकारी थी और न ही ये डॉक्यूमेंट्स लाने का कोई सीधा रास्ता। वो पूरी तरह से सिस्टम में उलझ गया। उनकी ये भयंकर हताशा उनके अपने ही शब्दों में झलकती है। जीतू का कहना था कि वो बैंक के इतने चक्कर काट चुके थे, पर बात ही नहीं बनी। उनसे कहा गया कि अकाउंट होल्डर को लाओ या उसकी मौत का कोई सबूत लाओ। जब बार बार दौड़ने के बाद भी कुछ समझ नहीं आया, तो पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड होकर उन्होंने सीधे कब्र खोदी और अपनी बहन का कंकाल ही बैंक ले आए। एक बार सोचकर देखिए उस आदमी का मेंटल स्टेट, जो नियम कानून के इस चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस चुका था। चलिए 1 मिनट के लिए देखते हैं कि ये प्रोसेस एक्चुअल में कितना लंबा और कॉम्प्लिकेटेड है। किसी डिसीज्ड अकाउंट से पैसे निकालने के लिए आपको क्या-क्या करना होता है। पहले 21 दिन के अंदर डेथ सर्टिफिकेट बनवाइए, वरना पेनल्टी लगेगी। फिर लीगल एयर वेरिफिकेशन करवाइए, फिर बैंक को आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स दीजिए और तब जाके कहीं क्लेम प्रोसेस होता है। अब खुद सोचिए, जिस इलाके में लोग रोजमर्रा की रोटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, वहां बिना किसी हेल्प के इन सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटना उनके लिए ये लगभग इम्पॉसिबल टास्क है। लेकिन ठहरिए, हम यहाँ बैंक को पूरी तरह से विलेन नहीं बना सकते। हमें थोड़ा न्यूट्रल होकर बैंक का पर्सपेक्टिव भी समझना पड़ेगा। उड़ीसा ग्रामीण बैंक के चेयरमैन ऋषि सिंह ने बिल्कुल क्लियर किया कि बैंक अपने एस्टैब्लिश्ड रूल से बंधा हुआ है। उनका मकसद किसी को परेशान करना नहीं था। वो बस ये चाहते थे कि उस गरीब आदिवासी महिला की मेहनत की कमाई किसी गलत हाथ में ना चली जाए। आखिर ये पब्लिक मनी है और नियम के मुताबिक ये सिर्फ राइटफुल क्लेमेंट तक ही जानी चाहिए। तो टेक्निकली बैंक ऑफिशियल्स बस अपना फर्ज निभा रहे थे। तो फसाद की जड़ आखिर थी कहाँ? वो था एक मैसिव कम्युनिकेशन फेलियर। संस्थागत जागरूकता की सच में बहुत कमी थी वहां। बैंक स्टाफ ने अपना प्रोसेस तो बता दिया, पर उसे उस भाषा और तरीके से बिल्कुल नहीं समझाया जो एक अनपढ़ आदमी को आसानी से समझ आ सके। नतीजा क्या हुआ? मलीपोसी ब्रांच में एक कंकाल देखकर ऐसी पैनिक फैली कि वहां का स्टाफ और ग्राहक लिटरली दहशत में आ गए। सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई कि फाइनली लोकल पुलिस को आके इंटरवीन करना पड़ा और जीतू को समझा बुझाकर रिमेन्स वापस दफनाने के लिए मनाना पड़ा। अगर हम इस पूरे टाइमलाइन को ट्रेस करें तो फ्लो एकदम क्लियर होता है। जनवरी में कलरा मुंडा का निधन होता है। अप्रैल आते आते जीतू पैसा निकालने के लिए लगातार ट्राई करता रहता है और फेल होता है। और फिर लेट अप्रैल में वो एक्सट्रीम कदम उठाता है।
जैसे ही ये मैटर पब्लिक हुआ और न्यूज फैली, सरकार ने इमीडिएटली जांच शुरू कर दी। उस इंक्वायरी में ओपनली निकल कर आया कि बैंक स्टाफ की तरफ से कम्युनिकेशन सच में फेल हो चुका था। खैर, जब मामला हाईलाइट हुआ तो देखिए कैसे चीजें फास्ट ट्रैक हो गई। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत इंटरवेंशन किया और ह्यूमैनिटी को प्रोटोकॉल से ऊपर रखा। डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस फंड से 30,000 रुपीस की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई। डेथ और लीगल हेयर सर्टिफिकेट्स जो पहले एक पहाड़ लग रहे थे, वो फास्ट ट्रैक बनवा दिए गए और बैंक ने तुरंत 19,402 रुपीस का क्लेम उन 3 लीगल हेयर्स के बीच सेटल कर दिया। मतलब अगर थोड़ी सी मदद मिल जाए तो असंभव लगने वाला काम भी पूरा हो सकता है। तो इन सभी पहलुओं को देखने के बाद आखिर में हमारे पास एक बहुत बड़ा सवाल बच जाता है। हम अपने मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम्स को इस तरह से रीडिज़ाइन कैसे कर सकते हैं कि वो सोसाइटी के सबसे वल्नरेबल और पिछड़े लोगों को एलियनेट करने के बजाय उन्हें प्रोटेक्ट करें। देखिए, स्ट्रिक्ट रूल ज़रूरी हैं बैंक को सुरक्षित रखने के लिए, बिल्कुल हैं, पर क्या उन्हें इतना रिजिड होना चाहिए कि एक आम आदमी सिस्टम से ही खुद को बाहर महसूस करे? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही, फिर मिलेंगे और कुछ नए और डीप फैक्ट्स के साथ।